इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, बोला ओम्स लॉ को कौन फॉलो करता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या कंडक्टर या सेमीकंडक्टर दोनों। तो आज रखे दोस्तों, ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब मेटल, जितना भी मेटल आते हैं सारा का सारा ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेराइज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेरी करता है। ऑप्शन ए में दिया VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, VD इज कांस्टेंट, और ऑप्शन डी में दिया VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई। दोस्तों आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, VD बराबर E बाय m टाउ। यहाँ पे ध्यान दे, E कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, तो VD जो हमारा हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो VD हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगर आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानना है तो मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप जाके वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम में आने के चांसेस है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाके वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। बोल रहा है कि जंक्शन रूल कौन सा कंजर्वेशन में बेस्ड होता है। तो याद रखें दोस्तों, किरचॉफ्स जंक्शन रूल को KCL भी बोला जाता है या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो कंजर्वेशन होता है वो चार्ज का कंजर्वेशन होता है। तो किरचॉफ्स लॉ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। बोल रहा है किरचॉफ्स लूप रूल कौन सा कंजर्वेशन में बेस्ड होता है। तो याद रखें दोस्तों, किरचॉफ्स लूप रूल को KVL भी बोला जाता है। ये किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है, और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेस्ड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है रेजिस्टिविटी कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखें दोस्तों, रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ना ही लेंथ पे, ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। रेजिस्टिविटी किसी के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टिविटी जो कंडक्टर का होगा वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस पूछा जाता तो लेंथ भी होता, एरिया भी होता, टेम्परेचर भी होता, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस प्रकार डिपेंड करता है इस चीज का भी मैंने जिक्र कर रखा है पिछले ही वीडियो में, तो आप वहां पे जाके वीडियो को देख लें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो ध्यान दें दोस्तों, 1/R इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसको कैलकुलेट करें, सपोज ध्यान दें 1/2 लेते हैं, 1/3 लेते हैं, और यहाँ पे अगर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 6/5 ओवरऑल कितना आ जाएगा 1.2 के आसपास आएगा ये। ठीक है, ये हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। लेकिन यही अगर सीरीज में रहता तो सीरीज में अगर 2 + 3 करते तो कितना आता 5 में। तो यहाँ पे याद रखें दोस्तों, जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो छठा क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ n cells each of EMF E internal resistance are connected in parallel, then the total EMF and internal resistance will be। ध्यान दें दोस्तों, बोला है कि n सेल है, n नंबर ऑफ सेल है, जिसका EMF कितना दिया E दिया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया R दिया हुआ है, और इसको पैरेलली कनेक्ट किए हैं, तो टोटल EMF क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए EMF को वोल्टेज भी बोलते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो EMF होगा तो वो तो हो जाएगा E। अगर n सेल है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/R ऐसे करके n तक जाएगा, तो टोटल जो आएगा n/R, R बराबर क्या आएगा
1/r इक्वल टू कितना आएगा n/r, तो r बराबर कितना निकल के आएगा r/n हो जाएगा। मतलब 7 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल को कनेक्टेड करेंगे n सेल को, तो ऑप्शन हो जाएगा E हो जाएगा मेरा नेट ईएमएफ, जो टोटल ईएमएफ E हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R/n हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज, बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी में इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी में इंक्रीजेज रैपिडली विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी में डिक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान दें दोस्तों, एलॉय मेरा क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मतलब 2 या 3 मेटल्स को मिक्स करके हम एलॉय बनाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा, सिर्फ मेटल रहता, सिंगल मेटल रहता, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता रजिस्टिविटी। अगर सिंगल मेटल रहता, एलॉय नहीं रहता, सिर्फ मेटल्स रहता, तो उसका रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता। लेकिन यहाँ पे एलॉय है, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो 8 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नेट नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल। ध्यान दें दोस्तों, जब व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को चेंज करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉट चेंज। व्हीटस्टोन ब्रिज को मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। 10 क्या बोल रहा है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, बोल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन लेना है 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस का। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है, सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है, वोल्टेज का वैल्यू डिफरेंट होता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए का आ रहा है, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, करंट हर रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर किसको बोला जाता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, और ओम्स लॉ को फॉलो कौन करता है, मेटल या कंडक्टर। ठीक है, तो ओम्स लॉ को जो भी फॉलो करे, ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। मतलब अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कौन सा ग्राफ है, ग्राफ है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। तो ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सेल हैविंग एन EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। ध्यान दें दोस्तों, एक सेल लिया हुआ जिसका EMF E दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया है, और इसको कनेक्ट किए हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ R के साथ। तो बोल रहा है कि R को जब इंक्रीज करेंगे तो R और V के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ध्यान दें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जाते हैं तो I बराबर V/R होता है। यहाँ पे V कौन दिया, E, और R हमारा टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होने के कारण R+R हो गया। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज आते हैं VR बराबर, ओम्स लॉ से क्या पढ़े, I × R पढ़े हैं। इस I का वैल्यू को हम यहाँ बैठाएंगे, तो VR बराबर जो होगा E/R+R, और यहाँ पे R है × R। यहाँ से R कॉमन लेते हैं तो VR बराबर तो हो जाएगा E × R, और यहाँ से R कॉमन लेंगे तो 1+R क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। R कैंसिल हो जाएगा, तो VR बराबर क्या निकल के आएगा, E/1 + R/R। अगर R के वैल्यू को हम यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो R/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और 1 को इनफाइनाइट से जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। कोई भी संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो हमारा उसका वैल्यू कितना आता है, 0 ही आता है। और R के वैल्यू को अगर वेरी आर लार्ज लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लेते हैं, तो R/R जो ये वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा। अगर R/R 0 के बराबर है, उस समय VR किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस 0 तो वोल्टेज 0,
रेजिस्टेंस जीरो, तो वोल्टेज हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। आर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो उस समय जो वी आर किसके बराबर हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे जब जीरो था तो वोल्टेज यहाँ पे जीरो है, धीरे 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 रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो मेरा वोल्टेज भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज और ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीरो रेजिस्टेंस, वोल्टेज जीरो, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि V और E आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। Ohm's law is valid when the temperature of conductor is, बोला है Ohm's law कब वैलिड होता है, तो Ohm's law तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर कंडक्टर का हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो 13 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, बोला नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है वो सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। तो यहाँ हमारा कॉपर कंडक्टर है, फिलामेंट लैंप भी हमारा कंडक्टर है, कार्बन ये भी हमारा थोड़ा मोड़ा कंडक्टर है, तो डायोड हमारा सेमी कंडक्टर है। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का जो एग्जांपल हो जाएगा डायोड हो जाएगा, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर्ड टू दैट थिन वायर ऑफ कॉपर, बोल रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका क्या हो सकता है, एक है कॉपर रोड और दूसरा हमारा कॉपर थिन वायर दिया है। तो ध्यान दे दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और ये हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड होने के कारण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वायर का भी मटेरियल कॉपर दिया हुआ है और रोड का भी मटेरियल क्या दिया है, कॉपर, दोनों का मटेरियल सेम दिया हुआ है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल सेम होने के कारण दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो 15 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं एक एक करके, उसके बाद आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R is bent in the form of a circle, what is the effective between the ends of a diameter, बोल रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8R, इसको मोड़ के एक सर्कल के फॉर्म में निकाला गया है, तो इसके डायमीटर के अलोंग है ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के बताना है कि कितना आएगा। तो जब मोड़ेंगे तो ऊपर 4R होगा, नीचे भी 4 आएगा। और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से समझ आ रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है और आपको यहाँ से निकाल के बताना है इसका आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ V एक्सिस, हियर V denotes the voltage and I denotes current, the resistance of conductor is given by, बोल रहा है कि एक VI ग्राफ है कंडक्टर के लिए, एक VI ग्राफ लेते हैं, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, करंट है, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि V डिनोट्स वोल्टेज, V वोल्टेज को डिनोट कर रहा है और I क्या डिनोट कर रहा है, करंट को। और यहाँ पे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, मतलब बोल रहा है कि V के साथ कौन सा एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, V के साथ एक्सिस एंगल बना पा रहा है, तो बोल रहा है रेजिस्टेंस के कारण कौन सा इनमें से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए वायर इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, the number of electrons flowing per second is, बोल रहा है एक करंट है 1 माइक्रो एम्पियर जो वायर से फ्लो कर रहा है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to power minus 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है पर सेकंड कितना होता है। आई बराबर क्या होता है Q/T, और Q का फॉर्मूला क्वांटाइजेशन से क्या जानते हैं आप लोग, NE/T। आपको यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड को करके निकाल के बताना है कि कितना आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 3 ओम, 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू कितना दिया 3 ओम इज गिवन, द मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑब्टेन्ड, बोला मिनिमम रेजिस्टेंस दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा कौन सा कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन होगा और कौन सा कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन होगा। यहाँ क्वेश्चन में आपको मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है,
तो आपको जवाब देना है इसका कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड इस टॉपिक से करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। बोल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो रेजिस्टेंस मेजर करता है वो मोर एक्यूरेट मेथड है, क्यों होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिकॉज, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कौन सा मेथड है, नल मेथड है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट क्या होता है, जीरो होता है, जिसके कारण ब्रिज वायलेंस हो जाता है। तो ब्रिज वायलेंस होने के कारण उस वहां से करंट नहीं जाएगा और उस वाले मेथड को क्या बोला जाता है, नल मेथड। और नल मेथड होने के कारण व्हीटस्टोन ब्रिज ये एक्यूरेट मेथड है। तो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।